तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और एमसीक्यू भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द अर्थ सरफेस इज 300 वोल्ट पर मीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना हमारी ई, सरफेस ऑफ द अर्थ, तो आप सरफेस ऑफ द अर्थ को हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, हम सरफेस ऑफ द अर्थ को स्पीयर पकड़ सकते हैं, राइट। तो पॉइंट कहां दिया गया, सरफेस पे है मेरा पॉइंट पी, करेक्ट। सो सरफेस ऑफ द अर्थ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ई इज हाउ मच, 300 वोल्ट पर मीटर। आगे पढ़ते हैं, डायरेक्टली डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, the surface charge density, okay, then the surface charge density is, okay, surface charge density मतलब सिग्मा निकालना है, वो थोड़ा प्रिंटिंग में वर्डिंग्स में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, पर हमें सरफेस पे पॉइंट है और ई दिया है तो सिग्मा निकालना है। ओके, दिस इज माय वैल्यू ऑफ सिग्मा। नाउ लिसन टू दिस केयरफुली, अगर सरफेस पे पॉइंट है ना, तो समझो मैं बोल सकता हूं ये जो डिस्टेंस है वो भी स्मॉल आर है, इट विल बी इक्वल टू कैपिटल आर, करेक्ट। जो पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से है वही उसका रेडियस है, यानी स्मॉल आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर। क्या ई का कोई फॉर्मूला है सिग्मा के साथ, तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला लिस्ट जरा देखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला लिस्ट कहता है स्पीयर के लिए, हाँ स्पीयर के लिए फॉर्मूला लिस्ट कहाँ बनाया था, ये वाला देखो, ई इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, करेक्ट। सो ये वाला फॉर्मूला लगाता हूं, E इज इक्वल्स टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन, मैं करेक्ट गलती तो नहीं कर रहा हूं ना, सिग्मा कैप ऊपर, अच्छा कैपिटल आर ऊपर है, देखो ठीक है, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, करेक्ट। पर यहाँ पर क्योंकि स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल है, तो मैं इन दोनों को आराम से कैंसिल कर सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों क्या चीज़ है, बोथ ऑफ देम आर इक्वल, करेक्ट। सो E विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो E इंटू एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू सिग्मा, सो देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल्स टू E इंटू एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। E का वैल्यू 300, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। तो ये इसको कैसा करेंगे, तो आप बोलोगे सर अप्रोक्सीमेटली इसको 9 पकड़ लो, करेक्ट, 8.85 को 9 पकड़ लो। सो 300 इंटू 9 करते हैं इंटू 10 टू दी पावर -12। नाउ 3 9s are 27, सो ये 2700 हो जाएगा इंटू 10 टू दी पावर -12। नाउ टक 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 नंबर को छोटा करते हैं, तो नंबर छोटा करेंगे तो पावर पॉजिटिव रहेगा, करेक्ट। और यहाँ पर है -12 प्लस 3 विल बी -9, सो 2.7 इंटू 10 टू दी पावर -9, कुछ इस तरह से मेरा आंसर आ रहा है। दिस इज द क्लोजेस्ट टू, मुझे लगता है दिस इज द क्लोजेस्ट टू दिस वन, राइट। 2.7 इज वेरी क्लोज टू 2.6, सो द राइट आंसर टू दिस विल बी ऑप्शन नंबर सी, ये 2.6 इंटू 10 टू दी पावर -9। ओके, नाउ ये एमसीक्यू लेने के बाद मैं आपको चौथा एप्लीकेशन सिखाता हूँ। चौथा एप्लीकेशन यानी अगर हमने तीन शेप्स देखे, सबसे पहले एक देखा स्पीयर, उसके बाद देखा सिलेंडर, उसके बाद देखा एक फ्लैट सरफेस पे गॉस लॉ कैसा लगाते हैं, करेक्ट। पर अगर ये तीनों सरफेस छोड़ करके ऐसा बोले एनी सरफेस मतलब रैंडम कोई भी शेप वाला, तब कैसा गॉस लॉ लगाएंगे, तो ध्यान से देखो। सो आई कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट अ पॉइंट नियर एनी सरफेस मतलब वहां पर सरफेस स्पेसिफाई नहीं करेगा। जैसे स्पीयर एक शेप होता है, या सिलेंडर एक शेप होता है, या प्लेट एक शेप होता है, ऐसा सब बोलने की जगह नॉर्मल कोई भी सरफेस बोल दे, ठीक है। सो जस्ट इमेजिन करो एनी शेप, एनी सरफेस है एनी शेप, तो इमेजिन करो कि आप बोलोगे सर ये दिस इज एनी शेप, अमीबा का शेप ले लेता हूँ, ठीक है, अमीबा का शेप कोई भी शेप होता है। तो अगर अमीबा जैसा शेप है बॉडी का, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेट्स से एक पॉइंट पर, लेट्स से एक पॉइंट पी पर निकालना है, करेक्ट। ओके, तो अगर आप बोलोगे सर ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं, तो गॉस लॉ लगाने से पहले आप बोलोगे सर ऐसा लाइंस, ऐसा ट्यूब्स या लाइंस ऐसा बाहर निकलती है, करेक्ट। तो जिस तरह से पिछली बार भी मैंने ट्यूब्स बाहर निकाली थी ना, उसी तरह से यहाँ पर भी मैं ऐसा ट्यूब बाहर निकालता हूँ। ओके फाइन, एनी शेप, हाँ ये एनी शेप के लिए। तो लेट्स इमेजिन कि एनी शेप का एरिया ए है, ओके, द एरिया इज ए। और अगर ट्यूब वेक्टर, एरिया का वेक्टर लिखने जाऊँ, तो आप बोलोगे सर एरिया ये वाला लिया जाएगा, करेक्ट, एरिया ये वाला लिया जाएगा, एरिया वेक्टर विल बी लाइक दिस। और जस्ट इमेजिन ये अमीबा का मेरा हाथ का शेप पकड़ लो, हाथ से ऐसा एरिया वेक्टर ऐसा बाहर निकल रहा है, राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर निकलेगा, तो E will also be outwards, hence angle between them will be theta will be equal to 0 डिग्री, करेक्ट। तो एनी सरफेस के लिए अगर मैं गॉस लॉ लगाऊंगा तो खाली मुझे इतना पता है अब तक कि एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, ठीक है। तो गॉस लॉ लगाते हैं, तो गॉस लॉ है E A cos थीटा इज इक्वल्स टू क्यू इन, इसमें चार्ज अज्यूम कर लो, अंदर चार्ज है Q, तो Q in इज नथिंग बट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
So this is E into A cos 0. This will be equal to Q upon epsilon naught. Cos 0 is nothing but 1, correct? So this is EA is equals to Q upon epsilon naught. A जरा नीचे ले लो तो E will be equal to Q upon epsilon naught A, right? Q upon A is nothing but sigma. So therefore E can be written as sigma upon epsilon naught. ये फॉर्मूला जो है ना इंटेंसिटी का, ये कॉमन फॉर्मूला है. कॉमन फॉर्मूला यानी कोई भी सरफेस पे हम आराम से लगा सकते हैं. कोई भी सरफेस से मतलब एनी, जब कोई सरफेस ना दिया हो, ठीक है, तो ये फॉर्मूला फॉर एनी सरफेस जरा डाल दो. इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला आता है? हमने सिलेंडर देखा, प्लेट देखा, स्पीयर देखा. नाउ एनी सरफेस बोलता है, दैट इज फॉर्मूला नंबर 21 कि एनी सरफेस. ये फॉर्मूला को मैं लिखता हूँ, एनी सरफेस, ठीक है. एनी सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है? E is equals to, let me write that down, E is equals to sigma upon epsilon naught. ओके, तो ये एनी सरफेस पे लगाया जा सकता है. ओके, सो विद दैट अब काफ़ी कुछ हमने सॉल्व कर लिया है. कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हो. मैं बहुत ज़्यादा सॉल्व एग्जाम्पल्स की डिटेल में नहीं जाऊंगा. मैंने उतने ही इंपॉर्टेंट चीज़ें कराई है जो नीट के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो हमारा क्योंकि फोकस पॉइंट नीट है, हेंस मैंने नीट के रिस्पेक्ट में बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स कराए हैं. एक काम करते हैं, लेट्स गो टू द नीट पेपर्स. नीट में किस तरह से क्वेश्चन आ चुके हैं, नीट या JEE में. देखो JEE में तो फिर भी थोड़ा लेवल डिफिकल्ट होता है, पर नीट का कंपैरेटिवली फिजिक्स लेवल आसान होता है. ठीक है, तो लेट अस गो ऑन टू सम मेडिकल एंट्रेंस गैलरी, जिसे कहते हैं कि मेडिकल एंट्रेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, ये इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है पर मेडिकल के लिए ज्यादा. ओके, सो लेट अस टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस पास्ट पेपर्स. ओके, तो ये बहुत रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है. इससे क्या होगा मतलब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि देखो हमने पढ़ा है तो क्या हम नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. तो ये मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन अब हम कुछ लेते हैं. ओके, लेट मी टेक द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, अभी बहुत रिसेंट एग्जाम में आया है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नीट 2016. अगर हम ये कर सकते हैं ना तो हमें लगेगा अरे वाह हमारा लेवल अच्छा है, राइट? हम नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. Okay, an electric dipole is placed at an angle of theta with the electric field intensity. Okay, तो एक डाइपोल को हमने कितना एंगल पे रखा है? थीटा एंगल पे रखा है. एंगल थीटा इज गिवन टू मी एट हाउ मच? 30 डिग्री दिया है. और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दी है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम. इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क. तो टॉर्क बोला है, तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट टॉर्क. हमने पढ़ा है कि एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाओ तो टॉर्क लगता है, करेक्ट? The charge on the dipole, if the dipole length is 2 centimeter, dipole length यानी 2a is given to me as 2 centimeter. हमें charge on the dipole निकालना है, correct? What is the charge on the dipole? तो Q is basically the charge on the dipole, that is question mark here. So आप बोलोगे सेंटीमीटर टू मीटर करने के लिए हो जाएगा 10⁻⁻² मीटर. ओके, क्योंकि मुझे टॉर्क दिया है, दिस इज नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ टॉर्क ऑन अ डाइपोल, करेक्ट? तो फॉर्मूला लिस्ट जरा खंगालते हैं और देखते हैं टॉर्क ऑन अ डाइपोल का कौन सा फॉर्मूला था. वैसे तो मुझे फॉर्मूला याद है पर मैं चाहता हूं हम ढूंढे फॉर्मूला लिस्ट में. देखो, सो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल वाज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 13. टॉर्क जब एक डाइपोल रखते हैं तो उसके टॉर्क एक्ट करता है, राइट? दैट इज PE sin थीटा. तो चलो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने, टाउ इज इक्वल्स टू P × E sin थीटा, ये फॉर्मूला लगा दिया जाए. ओके, अच्छा, पर क्या मुझे P निकालना है? नहीं, मुझे P नहीं निकालना है. या क्या मुझे P पता है? P का एक फॉर्मूला मुझे पता है, डाइपोल मोमेंट इज Q × 2a, करेक्ट? तो मैं P की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ Q × 2a. ये बाहर E sin थीटा बाहर है. ओके ओके, नाउ एक काम करते हैं, सब कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पर करने से पहले 2a और E sin थीटा नीचे ले लेते हैं. तो टाउ अपॉन 2a sin थीटा और यहाँ है E. ओके, दिस इज नथिंग बट Q. सो देयरफॉर रिवर्स अगर उल्टा करूँ तो टाउ विल बी इक्वल टू Q will be equal to E 2a sin theta. Okay, so Q will be, tau is nothing but, हमें tau पता है, बिल्कुल पता है. tau कितना है जरा रखो, स्टार्ट करो. तो ये 4 है. E कितना है? E है 2 × 10⁵. 2a is 2 × 10⁻² into sin of theta. Sin theta is nothing but in this case sin of 30 डिग्री, करेक्ट? एंगल के लिए मुझे दिया गया, तो अब कुछ नहीं, बस खाली सब्स्टिट्यूट करना है. तो 1 मिनट में मैं इसको सॉल्विंग खत्म कर देता हूँ. देखो, आप बोलोगे सर 2 × 2 = 4 होता है, राइट? तो ये 2 × 2 = 4 ऊपर वाले के साथ सीधा कैंसिल कर देता हूँ. ठीक है, और साइन ऑफ 30 डिग्री इज हाफ, तो हाफ ऊपर जाके 2 बन जाएगा, तो डायरेक्ट 2 बना दो. नाउ पावर्स की बात करूँ तो देयर इज 5 एंड देयर इज -2. 5 - 2 इज 3. 3 ऊपर जाके बन जाएगा -3. ओके,
सो दिस इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ चार्ज। ये हमें वैल्यू ऑफ चार्ज आ रही है। आप बोलोगे सर ये तो मैच हमारे आंसर से नहीं कर रही, किसी भी आंसर से मैच नहीं कर रही। कोई बात नहीं, ठीक है, हो सकता है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो, बट मोर और लेस हमने तो इस क्वेश्चन को सही से ओके। सॉरी, -3 इज माइक्रो कूलम, करेक्ट। -3 इज नथिंग बट माइक्रो। तो आई एम सॉरी, नॉट माइक्रो, -6 इज माइक्रो, -3 इज मिली कूलम, करेक्ट, 2 मिली कूलम। सो चार्ज इज नथिंग बट 2 मिली कूलम, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, मैंने ऑप्शन को अच्छे से देखा नहीं था, इसके लिए गलत आंसर मार्क कर रहा था, पर नहीं, जब अच्छे से देखा तो आई कुड मार्क इट प्रॉपर्ली। ओके फाइन। सो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का ले लिया। देखते हैं कोई रीसेंट नीट का क्वेश्चन है, एकदम रीसेंट वाला, वो अगर हम लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके फाइन। ओके ओके, let me take question number, that is question number 7 that was asked in Gujarat CET। देखते, सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, जल्दी से लेता हूँ, अगर थोड़ा सा आसान रहेगा तो आपको होमवर्क भी दे दूंगा। ओके, तो हमें कहा गया है दिस मैनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है व्हेन 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल मेटल। अगर इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं तो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होता है, करेक्ट। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दिए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10⁻19 निकाल दिया। Then the charge on it will become, so charge is equals to q is equals to ne, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। so n is 10⁻9, e is sorry 10⁻19, e is 1.6 into 10⁻−19, करेक्ट। बराबर, अच्छा तो -19 + 19 कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली चार्ज इज नथिंग बट 1.6 कूलम। पर क्योंकि हमने ये इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया है तो द चार्ज विल बी +1.6 कूलम, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत सिंपल सा एमसीक्यू है, कुछ था नहीं इसमें। ओके कुछ दम ही नहीं है क्वेश्चन में। फाइन। ओके, हम बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स यू कैन आल्सो ट्राई, बट मैं काम करता हूँ, कुछ होमवर्क भी आपको दे सकता हूँ। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट गिविंग होमवर्क। ओके, लेट मी टेक दिस फॉर होमवर्क। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, होमवर्क देने में अच्छा रहेगा। ओके, question number 11। okay, so the angle between dipole moment and electric field at any point in the equator। so dipole moment मतलब क्या, डाइपोल मोमेंट मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। डाइपोल मोमेंट हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, करेक्ट। सो दिस इज नथिंग बट डाइपोल मोमेंट पी। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द इक्वेटर, इक्वेटर मतलब यहाँ पर होता है, राइट। सो दिस पॉइंट इज हियर एट द इक्वेटर। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये रहा हमारा इक्वेटर, करेक्ट, ये रहा हमारा इक्वेटर और ये रहा हमारा पी यानी डाइपोल मोमेंट। तो दोनों के बीच का एंगल बड़ा क्लियरली है, आंसर है 90 डिग्री होगा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट इज 90 डिग्री। फाइन, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी गिव क्वेश्चन नंबर 14 टू यू एज होमवर्क। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 अभी सब मैं करते बैठा हूँ तो रात हो जाएगी। फाइन, ये क्वेश्चन नंबर 22 ऑलरेडी हमने कर लिया है, पहले ही कर लिया है। देखो यहाँ पर जितने क्वेश्चन है वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, बहुत डिफिकल्ट वाले भी है, पर जो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है या नीट के परस्पेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 26 होमवर्क लो, क्वेश्चन नंबर 27 होमवर्क लो। ओके, कुछ कुछ दे रहा हूँ, सब नहीं दे रहा, वैसे आप लोग कोशिश करो तो सब भी कर सकते हो। ओके फाइन, ठीक है, दिस इज मेडिकल गैलरी। ओके फाइन, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दे दिए और आप बोलोगे सर क्वेश्चन नंबर 31 भी ले लो होमवर्क। ओके, इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, इक्विलिब्रियम मतलब लेफ्ट इक्वल टू राइट, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट वहाँ पर लगाना होगा। ओके फाइन, एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 भी मैं होमवर्क ही दे देता हूँ। ओके फाइन, क्वेश्चन नंबर 28 अगर लेना है तो क्लास वर्क ले सकते हैं, वी कैन डू इट नाउ। कुछ क्वेश्चन ले भी लेता हूँ ना, तो आपको क्या थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा आ जाएगा। एमपी मध्य प्रदेश के एग्जाम में आ चुका है ये, पीएमटी में। A point charge q is placed at a distance of x/2 directly above the center of the cube at a distance of x. Okay, sorry, cube of side x. The flux through the cube is okay. तो बेसिकली हमें कहा है कि हमने एक पॉइंट चार्ज रखा है at a distance of x/2 directly above the center of cube। सेंटर ऑफ क्यूब के ऊपर x/2 डिस्टेंस पे हमने क्या रखा है, एक पॉइंट चार्ज को रखा है। ठीक है, सो बेसिकली क्यूब में अगर आप ऐसा अगर सेंटर देखो, चलो अगर ऐसा समझते हो, लेट्स से ऑल दिस साइड इज हाउ मच, अगर मैं इसको आई एम सॉरी क्यू नहीं, अगर ये सब साइड्स ए और ए है
तो सेंटर विल बी समवेयर हियर, करेक्ट। बस सेंटर के ऊपर रखा है a/2 x/2 पे, ओके। सो एट अ डिस्टेंस ऑफ x/2, आई एम सॉरी, ये मैंने गलती कर दिया, ये सब साइड्स जो है ना दे आर नॉट a, ये सब साइड्स है x, और x/2 पे रखा है, मतलब कहाँ रखा है, तो आप बोलोगे सर ये सब साइड्स है x, तो x/2 पे रखा है मतलब यहाँ पर रखा है, राइट, क्योंकि ये डिस्टेंस होगा x/2, करेक्ट। तो हमने चार्ज को बेसिकली क्यूब के बाहर नहीं रखा है, हमने जो चार्ज है उसको मेनली क्यूब के अंदर ही रखा है। तो जब चार्ज को क्यूब के अंदर रखा होगा तो फ्लक्स कितना होगा, तो आप लोग बोलोगे सर फ्लक्स बाय गॉस लॉ विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ, अगर चार्ज बाहर चले जाता तो फ्लक्स जीरो हो जाता, करेक्ट। अगर चार्ज बाहर चले जाता, बाहर रख देते चार्ज, तो क्यू इन, वहां पर क्यू कोई क्यू इन नहीं होता। देखो यहाँ पर फिर भी क्योंकि यहाँ पर रखा है तो क्यू इन में ही काउंट होगा। कौन, जो चार्ज x/2 रखा है, मतलब यहाँ रखा है, वो फिर भी क्यू इन में ही काउंट होगा। हेंस हम डायरेक्ट गॉस लॉ लगा के इसको आराम से कर सकते हैं। फाइन, चलो लेट मी डू दिस क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन ले लूं, क्वेश्चन नंबर 37। देखो जितने क्वेश्चन करोगे उतना है आपका फायदा है। A charge q is divided into two equal parts which are kept at some distance apart। तो हमने कैपिटल Q एक बड़ा सा चार्ज है, उसको क्या कर दिया, दो टुकड़ों में तोड़ दिया, ठीक है, ओके ओके। Then the force between them would be maximum if the two parts are having the charge, okay। तो हमें मैक्सिमम फोर्स निकालना है, ठीक है, ध्यान से सुनो। तो एक बड़े से चार्ज Q को हमने दो हिस्से में तोड़ा, जैसे Q1 इज अगर x में तोड़ा तो Q2 क्या होगा, Q माइनस एक्स, करेक्ट। अगर बड़े वाले Q को x में तोड़ा तो बचा हुआ हिस्सा होगा Q माइनस एक्स, राइट। सो Q बेसिकली इसको x और x Q माइनस एक्स में हमने तोड़ा, ओके फाइन। हमें फोर्स निकालना है कब फोर्स मैक्सिमम होगा, ओके। अगर ये भी एक तरीका है x माइनस एक्स करने का, या आपको दूसरा आसान तरीका बताता हूँ। हमें पता है फोर्स इज नथिंग बट, अच्छा अगर क्योंकि नन ऑफ दीज ऑप्शन दिया है तो मैं यहाँ पर ये नहीं कर सकता, ठीक है। हमें पता है कि अगर मुझे फोर्स को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। फोर्स को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट, डेरिवेटिव एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा यूज करना पड़ेगा। हमें इसको मैक्सिमम करना है। जब भी कोई चीज को मैक्सिमम करना होता है ना, तो किसके साथ मैक्सिमम करना है, तो आप बोलोगे सर एक्स के साथ मैक्सिमम करना है, राइट। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज चेंज हो सकती है। तो याद रखो, अगर कोई चीज को मैक्सिमम करना है एक्स के साथ में, तो उसका स्लोप यानी डेरिवेटिव एक्स के साथ जीरो होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर पी को मैक्सिमम करना हो, किसको चेंज करते करते, एक्स को चेंज करते करते, तो पी का डेरिवेटिव एक्स के साथ जीरो होना चाहिए। ये मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। थोड़ा मैथ्स में डीप चला गया हूं मैं। देखो बहुत सिंपल सी चीज है अपने पास है ना, सुनो ध्यान से। चलो ठीक है, अगर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से सुनो। मुझे अपने मार्क्स को मैक्सिमम करना है, तो मार्क्स को कैसा मैक्सिमम कर सकता हूं मैं, पढ़ाई को चेंज करके, राइट। अगर पढ़ाई कम ज्यादा करूंगा तो मार्क्स मेरी मैक्सिमम आएंगे। तो अगर मार्क्स को मैक्सिमम करना है तो मार्क्स ऊपर लो। पढ़ाई ऐसी चीज है जो हम यहाँ चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक्स ही चेंज कर सकते हैं, करेक्ट। बाकी और को चेंज तो नहीं कर सकते। तो एक्स के साथ मतलब मार्क्स का पढ़ाई के साथ डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, ठीक है। बहुत आसान सी लैंग्वेज में पढ़ा है, ठीक है। तो टेल मी व्हाट इज फोर्स, तो आप बोलोगे सर फोर्स इन दिस केस विल बी नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटू आर स्क्वायर, करेक्ट। यहाँ पर सब कुछ कांस्टेंट है। अगर मैं फोर्स की बात करूं F, सो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x इंटू Q माइनस एक्स, दिस इज अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट, मुझे डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एफ करना पड़ेगा, राइट। सो लेट्स डू दिस, डी एफ अपॉन डी एक्स, डी एफ अपॉन डी एक्स, ये भी dx यहाँ पर d अपॉन डी एक्स यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x इंटू क्यू माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर। तो मैंने बताया डेरिवेटिव इसका क्या कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाल दूं तो आप बोलोगे सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है। सिर्फ यहाँ पर अगर देखो तो q इंटू एक्स फर्स्ट टर्म हो जाएगा, सेकेंड टर्म विल बी x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर, करेक्ट। और यहाँ पर डेरिवेटिव हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के ये तो सब जीरो हो गए। नाउ लुक एट दिस केयरफुली, हमें एक एक टर्म को डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो पहले टर्म का डेरिवेटिव qx, दूसरे टर्म का डेरिवेटिव माइनस बाहर आने की वजह से ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नाउ यहाँ पर भी आप बोलोगे सर q कॉमन ले लो, सॉरी q कांस्टेंट है बाहर ले लो, तो जीरो विल बी इक्वल टू q इज कांस्टेंट आउटसाइड, तो अंदर हो जाएगा dx अपॉन dx, करेक्ट। q बाहर कांस्टेंट है, बाहर चला गया। नाउ डेरिवेटिव ऑफ 2x इज x स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस 2x, करेक्ट, ओके। सो ये तो दोनों कैंसिल, तो इसका आंसर जीरो विल बी इक्वल टू q माइनस 2x,
ओके, -2x यहाँ ले लो तो +2x हो जाएगा. सो बेसिकली देयरफॉर x का वैल्यू विल बी नथिंग बट q/2, राइट. 2 को नीचे लिया, यानी x मेरा है, पहला चार्ज है q/2. तो अगर पहला चार्ज है q1 इज नथिंग बट q/2. सो q2 क्या होगा, q माइनस q/2, और q माइनस q/2 करा तो भी आंसर आएगा q/2. करेक्ट. सो दिस इज q2. सो विद दिस हमने देखा कि हमने अपने ऑब्जेक्ट को या चार्ज को तोड़ दिया. कितने में तोड़ा, q/2 और q/2 में तोड़ा, तो हमें फोर्स क्या मिला, मैक्सिमम फोर्स मिला. ठीक है, यही बेस्ट आंसर है. ठीक है, इसी कॉम्बिनेशन में, क्योंकि डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने आपको सिखा दिया, इसी कॉन्सेप्ट में हमें मैक्सिमम फोर्स मिलेगा. ठीक है, ये एक तरीका है करने का. दूसरा तरीका क्या है पता है इस क्वेश्चन को करने का, अगर मुझे 4 ऑप्शन दिए होते हैं, नन ऑफ दीज नहीं दे करके, तो मैं क्या करता, मैं कहता फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, राइट, q1 इंटू q2. मैं ऑप्शन से चलता. ऑप्शन ए क्या है, q1 इंटू q2. अगर ऑप्शन ए में करूंगा तो q/2 इंटू q/2 होगा, यानी आंसर विल बी q/4. करेक्ट. ऑप्शन बी के लिए प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस विल बी q/4 इंटू 3q/4. तो इसका आंसर में ये हो जाएगा 3q/16. बड़ा कौन है, न्यूमरेटर बड़ा है. करेक्ट, ऑप्शन ए बड़ा है. ऑप्शन सी की बात करूं तो q/3 इंटू 2q/3. अगर ऐसा किया तो इसका आंसर आएगा 2q/9. अगर इसका करोगे ना 0.25q, इसका करोगे, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये तो आई में से बहुत छोटा नंबर आएगा, 0.2 से भी कम आएगा. ठीक है, दिस विल बी लेस देन 0.2. डिवाइड किया 2/9 को डिवाइड किया ना, तो भी वो 0.2 के आसपास ही आने वाला है. सबसे ज्यादा आंसर आ रहा है ऑप्शन ए में. ठीक है, q/4 इज 0.25. 0.25 इज द हाईएस्ट अमॉन्ग ऑल ऑफ दीज. ठीक है, अगर रेशियो निकाल के कैलकुलेट करना चाहो ना, अगर कैलकुलेटर से बताता हूँ, 3/16 देखोगे तो उसका आंसर आएगा 0.18, और 2/9 का करोगे तो भी आंसर आएगा 0.22 q. ओके, सो बेसिकली समझने की बात है कि मैक्सिमम फोर्स कहाँ मिल रहा है, हमें ऑप्शन ए में मिल रहा है. अगर नन ऑफ दीज नहीं होता तो मैं ये अप्रोच लगाता, पर क्योंकि नन ऑफ दीज बोला है, इसके लिए मेरे को डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट इसको लगाना पड़ा. ओके फाइन. सो विद दिस हमने कुछ एमसीक्यूज किए. रेस्ट ऑल एमसीक्यूज यू कैन मेक अ प्रैक्टिस ऑफ.